हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग in पीएचपी। अभी तक जो आपने देखा होगा पीएचपी में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। और ठीक है, तो अभी तक आपने क्या होगा, कभी आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, उसमें प्रोसी, क्योंकि सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, सी प्लस पढ़ा होगा, जावा लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी। तो सी लैंग्वेज पढ़ा होगा या सी बेसिक के बारे में आप जानते होंगे। तो ये प्रोसीजनल लैंग्वेज होती थी, सी वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि हम जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो हम उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि हम उसको उसके जो कोड को हम बार बार यूज़ नहीं कर पाते थे। कभी कभी क्या होता है, हमें कोड को बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल ठीक, जैसा कोड पहले था उसको हम दोबारा करना चाहे तो नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आपने उसके बाद सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, सी जावा पढ़ा होगा, तो उसमें आपने कोड स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, कोड स्ट्रक्चर पे कॉन्सेप्ट अगर देखा होगा तो उसी का ये मिश्रण है, आप कह सकते हैं, जो पीएचपी आप, ठीक है, जो पीएचपी में आप करेंगे। इसलिए यदि आप सी लैंग्वेज की प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग से परिचित हैं तो आपको पीएचपी का कोर कॉन्सेप्ट काफ़ी चीज़ें से काफ़ी अच्छी तरह से आसानी से समझ आ गया होगा। जबकि यदि आप सी प्लस प्लस में जावा के कोडिंग स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अगर उसको जानते हैं, अगर आपने किया है उसमें थोड़ा, ठीक है, आप ठीक से उसको जानते हैं, तो पीएचपी में जो एडवांस सेक्शन है आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। जो एडवांस सेक्शन चलेगा उसको आसानी से समझ पाएंगे, ऊप्स को, ठीक है, ऊप्स के जो फीचर्स हैं उनको ठीक से समझ लेंगे। लेकिन यदि आपने सी प्लस प्लस जावा को कभी अगर नहीं भी पढ़ा है तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, थोड़ा पढ़ लीजिए। और थोड़ा अगर उसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक से समझ में आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद क्या होता है कि किसी कोड को जो है रीयूज करना, बार बार रीयूज करना, और उसकी प्रॉब्लम को इस तरह से सोल्व करना, इस तरह से अरेंज करना कि इसमें हमारा जो, मतलब, कोड को सोल्व करने में आसानी हो जाए, उसको रीयूज करने में आसान हो जाए, और इस तरह से डिजाइन करना है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास बनी है, क्लास में आप देख रहे हैं कि क्लास की प्रॉपर्टीज लिखी है। ठीक है, तो फ्रूट नाम की क्लास है, फ्रूट नाम की क्लास में देख रहे हैं आप नेम और कलर है फ्रूट का। ठीक है, तो और नीचे देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया गया। देखिए ऑब्जेक्ट है एप्पल, एक बार मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसको एप्पल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, एक एप्पल नाम का, और दूसरा बनाना नाम का। तो देखिए क्लास सेम है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डिफरेंट, क्योंकि एप्पल की जो नेम कलर अलग हो सकते हैं, और बनाना का जो नेम होगा और कलर होगा वो अलग हो सकता है। तो अलग अलग जो फ्रूट्स हैं उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी अपनी अलग अलग। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि मैंने सिर्फ क्लास एक ही बनाई है, कोड मैंने एक बार लिखा है, मैं उसको बार बार यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना टाइम बच रहा है। तो ये खासियत होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है, ये इस टेक्निक की। तो अब आप बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम वास्तव में, तो अगर देखा जाए, अब अभी तक हमने पीएचपी के बारे में जो बातें अभी तक जानी है, ठीक है, हमने जो बातें की हैं अभी तक, सभी बातें पूरी तरह से प्रोसीजनल प्रोग्रामिंग है ये। ठीक है, तो प्रोसीजनल प्रोग्रामिंग से संबंध रखती है। और प्रोसीजनल प्रोग्रामिंग की कुछ मूल परेशानियां ये होती थी कि जैसे कि अभी पहले मैंने बताया था, उसको फिर बताता हूँ, कि उसमें हम जो कोड को रीयूज नहीं कर सकते थे। जैसे हम किसी प्रॉब्लम पर, एक प्रोग्राम पे हम बना रहे हैं, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं प्रोग्राम के थ्रू, तो उसमें हमें कोड को बार बार यूज करने की आवश्यकता पड़ी थी, तो हम वहाँ नहीं कर पा रहे थे। जिसमें मुख्य परेशानी ये है कि प्रोसीजनल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम क्रिएट करने का कोई स्पेसिफिक कोई तरीका ही नहीं था। प्रोसीजनल प्रोग्रामिंग मॉडल के आधार पर डेवलप किए गए प्रोग्राम के कोड को जो का त्यों रीयूज नहीं किया जा सकता था। तो वो प्रोग्राम को जो है रीयूज नहीं किया जा सकता था, जो प्रोसीजरल लैंग्वेज आपने अभी तक देखा होगा, समझा होगा। तो इससे क्या होता था, हमारा टाइम बहुत लग जाता था, टाइम लग जाता है, और आज की डेट में देखें तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हम ठीक से सोल्व भी नहीं कर पा रहे उस प्रॉब्लम को, ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू। तो परिणाम स्वरूप क्या होता था कि, क्या होता है कि समान प्रकार के कामों को करने के लिए भी हमें बार बार लगभग एक जैसा कोड लिखने पड़ते हैं। क्योंकि आप देखें तो हम प्रोग्राम बना रहे तो कई जगह हमें एक कोड को बार बार एक जैसा ही लिखना पड़ता है। इन दो मुख्य परेशानियों से बचने के लिए डेवलपर ने एक नया प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसको हम प्रोग्रामिंग उस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, ऊप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
जिससे हम कुछ इस तरह की जैसे एक टाइम बचेगा हमारा इसमें, और इसको हम अच्छी तरह से डिजाइन कर पाएंगे, प्रोग्राम को अच्छी तरह लिख पाएंगे। जैसे भी नीचे एक प्रोग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि हमने क्लास बनाई है, उसमें प्रॉपर्टीज हमने अंदर लिखी है, और नीचे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम, और इसमें मेथड होंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, इसको अरेंज करेंगे। तो अब इस प्रोग्राम का में जो मेथड आएंगे, तो मेथड को हम बार बार यूज कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में, बार बार कितनी बार यूज कर लीजिए आप उसमें। तो जैसे नीचे है, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम वास्तव में एब्स्ट्रैक्ट नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक ऐसा समूह है जिसको आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो अगर पीएचपी के वर्जन 5 वर्जन में देखें तो इसको हम इसमें ये, तो ये पूरी तरह से अगर देखें, 5th वर्जन में इसको हमने, इसमें इसको इन्होंने डाला था, और जिससे हमारे बहुत ही जो है बहुत ही आसान हो गया था हमारे को प्रोग्राम को अरेंज करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना कर लिया गया है। ठीक है, इसलिए हम पीएचपी में भी ऐसे कोड लिख सकते हैं जो पूरी तरह से मैनेजेबल हो और यूजेबल हो। और जब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पीएचपी में आई, तो तब से देखा कि हमने जो कोड को हमने मैनेजेबल बनाया, उसको इस तरह लिख सकते हैं, मैनेज जो मैनेज हो सके बहुत अच्छी तरीके से, और रीयूज हो सके। तो इस प्रोग्रामिंग, टेक्निक प्रोग्रामिंग जो है, ओप्स की सहायता से हम अपने प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि उसको लिखने में एक तरीका होता है, और प्रॉपर्टीज को अलग लिखिए और उसमें मेथड को अलग बनाइए। ठीक है, और उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू से आप उसको बार बार एक फंक्शन को आप जो इस डेटा को हम हाइड कर रहे हैं, तो उस डेटा को हम फंक्शन के थ्रू हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं बाहर, क्लास के बाहर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओप्स के बारे में हम जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम रूल्स किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करना और या फिर मेंटेन करना आसान बनाता है। ठीक है, ओप्स क्या करता है, किसी प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, ठीक है, इसके जो रूल्स हैं ओप्स के, वो प्रोग्राम को एक डिज़ाइन करना और मेंटेन करना, किस तरह मेंटेन करेंगे, उसको आसान बना देता है। साथ ही ठीक है, और समान प्रकार के कोड को रीयूज करने, और इसको हम, एक कोड है जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, मतलब जो हमें जरूरत पड़ी तो हम आसानी से रीयूज कर सकें। ठीक है, और इसको अपडेट कर सकते हैं आसानी से, और एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह से अरेंज किया गया है कि हम प्रोग्राम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है, दुनिया की जो विजिबल चीज़ है या लॉजिकल वस्तु है जिसे कोई नाम दिया जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे आप इस ऑब्जेक्ट में नीचे देखेंगे, ठीक है, जिसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मूल रूप को एट्रीब्यूट कहते हैं, मूल रूप से उसमें कोई एट्रीब्यूट होते हैं ऑब्जेक्ट के, और बिहेवियर्स होते हैं उसके जो अलग अलग होते हैं। ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि